बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री 9th क्लास एंड 9th क्लास, आप लोगों के लिए अगली HOD क्लास का सिलेबस हमने बना के तो उसकी वीडियोस बना के अपलोड करने जा रहे हैं। और अब तक जो सिलेबसेस हो चुके उनके लिए टाइम दिया गया था, आपने वो 2 HOD क्लासेस जो हैं उनका सिलेबस पढ़ा है, तैयार किया है, नोट्स बनाए हैं। और अब हम आपको 3rd HOD क्लास का सिलेबस देने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस दौरान में आपको ये कहा गया है कि आपने समर वेकेशन होम असाइनमेंट भी तैयार करनी थी और वो हमने आपको उसका टाइम दिया था। 15 जून उसके लिए लास्ट डेट है कि वो आपने हमें यहाँ डिपॉजिट करानी है। अब जबकि जो सूरत हाल चल रही है, इससे ये रियलाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए कि हमें ऑनलाइन क्लासेस को तवज्जो देनी चाहिए और उन पर पढ़ना चाहिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। बहुत कुछ टाइम गुजर चुका, 2-3 महीने 3 महीने से अदारे बंद हैं और अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। हुकूमत ने 15 जुलाई की डेट दे रखी है और हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह अब इससे आगे नहीं जाएगा और 15 जुलाई से अदारे ज़रूर खुल जाएंगे, जबकि कुछ कोशिश ये की जा रही है कि उससे पहले ही खुल जाएं। और प्राइवेट स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और राइट प्रोटेस्ट कर रही हैं। जब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोल दी है, मार्केट्स खोल दी हैं, ऑफिसेज़ को खोल दिया है, फैक्ट्रीज़ को खोल दिया है, तो तालीमी अदारों को बंद रखने की कोई वजह समझ में नहीं आती। हालांकि जितने अच्छे तरीके से तालीमी अदारों और ख़ुसूसन प्राइवेट तालीमी अदारों में SOPs पे अमल हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिसिप्लिन अदारे होते हैं और यहाँ हर चीज़ का डिसिप्लिन बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। SOPs को भी सबसे अच्छे तरीके से प्राइवेट तालीमी अदारों में ही फॉलो किया जा सकता है और कहीं इतना नहीं फॉलो किया जाएगा। या दीगर प्राइवेट अदारे जैसे फैक्ट्रीज़ हैं या मिलें हैं या जो अच्छे अदारे हैं वहाँ पे इनको फॉलो किया जा रहा है। तो हमारे प्राइवेट अदारों को या तालीमी अदारों को ना खोलने की कोई वजह तो समझ में नहीं आती, लेकिन चलिए जिन लोगों का ये मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को भी सामने रखें। तो उन्होंने ख़ुद जो तारीख़ दे रखी है वो 15 जुलाई है और 15 जुलाई के बाद तालीमी अदारों को बंद रखना मुमकिन नहीं होगा। ये आज आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात यह कि इस दौरान में आपने ना सिर्फ ये कि हमें समर वेकेशन होम असाइनमेंट 15 जून तक जमा करानी है, बल्कि हम अब आपका जितने भी सिलेबसेस हैं HOD क्लास में पढ़ाए गए उनका हम टेस्ट शुरू करने लगे हैं। यानी जो पहली HOD क्लास थी उसका एक आपका टेस्ट होगा उसके सिलेबस का, उसके बाद फिर वो टेस्ट मार्क होके आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको एक और डेट दी जाएगी जो 2nd HOD क्लास में सिलेबसेस पढ़ाए गए थे उसका भी टेस्ट होगा। और अब जो 3rd जा रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसका भी टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है ये देना भी लाजमी है और इनको पास करना भी लाजमी है। वो लोग जो इनको पास नहीं कर सकेंगे उन्हें दोबारा ये टेस्ट देने को कहा जाएगा। ये सारे टेस्ट घरों में हो जाएंगे। हम आपको पेपर बना के व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको ये पेपर जो है अपनी वेबसाइट पे दे देंगे और हम आपको इसकी हार्ड कापी अपनी रिसेप्शन पे मुहैया कर देंगे। पेपर ले जाइए, अपने पेरेंट्स की निगरानी में बैठिए, इस पेपर को सॉल्व कीजिए। पेपर जब सॉल्व हो जाए तो पेरेंट्स उसके नीचे लिखेंगे बच्चे ने ये पेपर हमारी निगरानी में सॉल्व किया है, और फिर उस पेपर को हमारे पास भेज दीजिए। उसको भेजने के भी 3 तरीके हैं। एक ये कि हार्ड कापी आप हमारी रिसेप्शन पर जमा करा जाइए, हम मार्क करके आपको वापस मुहैया कर देंगे। आप इसको बाय डाक हमें भेज दीजिए। हमारा एड्रेस है जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने आपको बताया है, और उस एड्रेस पे आप ये भेज दीजिए। मैं ये एड्रेस बोर्ड पर लिख देता हूँ, बड़ा आसान होगा कि आप लिखें करनोट रेजिडेंशियल कॉलेज, PO बॉक्स 604 बाराकाऊ, इस्लामाबाद। बस ये हमारा एड्रेस है। आप बाय डाक इस पे कुछ भी भेज सकते हैं। और अपने जो आपके टेस्ट होंगे उनको तो लाजमी आप या तो हार्ड उसकी वो जो कॉपी है जो टेस्ट है उसको लिफाफे में बंद करें, हमारे रिसेप्शन पे जमा करा दें, या कोऑर्डिनेटर के घर पे दे दें, या जो भी टीचर आपके घर के करीब रहता है उनके घर दे दें, वहाँ से हम तक पहुँच जाएगा। या फिर बाय डाक भेज दें। और अगर ये दोनों सूरतें किसी वजह से मुमकिन नहीं हैं, अपना पेपर सॉल्व करें, उसकी तस्वीरें खींचें और हमें
यानी आपके जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं उनको वो आप व्हाट्सएप करें, वो आपको मार्क करके उसी तरह से वो तस्वीरें आपको वापस कर देंगे। आप उनका प्रिंट लेके उसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा टेस्ट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको विजिलेंट रहना होगा, पढ़ना होगा, काम करना होगा, आपको इन वीडियोस को देखना है, तैयारी करनी है। जब आप कॉलेज में आएंगे, जो कुछ इन वीडियोस में पढ़ा दिया गया है उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। इन वीडियोस में जो कुछ पढ़ाया गया है वो रिवीजन में तो आएगा दिसंबर के बाद, लेकिन उससे पहले हम इनको रिवाइज नहीं करने जा रहे, हम आगे पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपने इनको ना पढ़ा हुआ तो आपके लिए मुश्किल होगी। आपको चाहिए कि आप आज से ही मेहनत करें। अगर आपने कुछ पहले गफलत का मुजाहरा किया भी है तो उसको इन दिनों में कवर करें। जहां आपने 4 घंटे रोज़ पढ़ना था वहां 8 घंटे पढ़ें। पिछली वीडियोस को भी देख के तैयार करें और मौजूदा वाली को भी तैयार करें। जिस स्टूडेंट ने ये टेस्ट नहीं दिए, जिस स्टूडेंट ने हमारी वो असाइनमेंट जमा नहीं कराई, जिस स्टूडेंट ने ये वीडियोस नहीं देखी, वो अदारे में नहीं आ सकेगा, क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि वो ये पिछला रहा हुआ काम मुकम्मल ना करे। तो इसलिए आपको अदारा खुलने के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ना है उसका आज एहसास करें, अपने कामों को मुकम्मल करें। उस वक्त आपके वालिदैन भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, ये बहाना वो बहाना, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप वीडियोज़ को ऑनलाइन देखिए, नेट पर देखिए, नहीं देख सकते, आपके यहाँ नेट नहीं आता, आपको ये सहूलत हासिल नहीं है, आप इनकी यूएसबीज ले जाइए। आप नहीं आ सकते, अपने कोऑर्डिनेटर को बताइए, वो इनकी यूएसबीज बना के आपको बाय डाक भेज देगा। आप तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए, आपको इसे ज़रूर तैयार करना चाहिए। ये बड़ा इफ़ेक्टिव निज़ाम है, ये ऐसा इफ़ेक्टिव है, इतना लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उन्होंने और उनके पेरेंट्स ने, कि हम इसे स्कूल खुलने के बाद भी जारी रखेंगे। कि जब आप स्कूल से वापस चले जाएं, जो आपने सेल्फ स्टडी करनी है उसमें हम इन वीडियोस के ज़रिए आपकी हेल्प किया करें। और ट्यूशन जो आपको दूसरी जगहों पे बाज़ औक़ात जाके पढ़ना पड़ती है, जो कि हम समझते हैं, पहले से ही मैं कहता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन उस वक्त ज़रूरत है जब हमें कोई चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाई ना गई हो तो हम किसी और से पढ़ने के लिए जाएं। जब कारलोड कॉलेज इस बात को यकीनी बनाता है कि हम हर चीज़ को अच्छे से अच्छा पढ़ा देते हैं, तो फिर ट्यूशन की नहीं, सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी करते नहीं हैं, ट्यूशन पढ़ने चल पड़ते हैं। पेरेंट्स बात करते आपसे जान छुड़ाते हैं, बच्चा स्कूल से आ गया उसके बाद उसको इंगेज करना है, ट्यूटर के पास भेज दो या अकेडमी भेज दो। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस सिस्टम से जान छुड़ाएं। डबल पे करते हैं आप, इसकी एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है। और जब आप अभी कारलोड कॉलेज ऑन होगा उसके बाद तो बिल्कुल इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि हम स्टूडेंट के पीछे जाएंगे और जो ही स्टूडेंट घर पहुंचेगा वो अपना कंप्यूटर ऑन करेगा, स्कूल वहाँ पे मौजूद होगा, जो काम उसने उस दिन करना है वो वीडियोस की सूरत में उसको दिखाया जाएगा। 1 आवर वो वीडियोस देखेगा, 3 आवर्स बैठ के वो स्टडी करेगा, तो फिर उसके काम कंप्लीट हुआ करेंगे। तो उसमें फिर किसी ट्यूटर की एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने, स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि आपने मेहनत करनी है, आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देना, आपने अपने वालिदैन को तंग भी नहीं करना। मुझे बहुत सारे वालिदैन के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे तंग बहुत करते हैं, बच्चे बैठते नहीं हैं, पढ़ते नहीं है। एक फादर ने कहा जी क्या फ़ायदा इन वीडियोस का, लड़का तो बैठता ही नहीं है। मेरी गुजारिश ये है ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, मैं टेलीफोन नंबर बोर्ड पे लिखने लगा हूँ, मुझे बराह रास्त कॉल करें या मुझे वॉइस मैसेज भेजें। मैं यहाँ से गाड़ी भेजूँगा, बच्चे को कॉलेज बुलाऊँगा और उसको उस वक्त तक कॉलेज से वापस नहीं जाने दूँगा जब तक कि वो ये वादा न करे कि आइंदा से वो ना सिर्फ ये कि घर में तंग नहीं करेगा बल्कि रोज़ बैठेगा, रोज़ पढ़ेगा। अगर मुझे उसको यहाँ रातें भी रोकना पड़ा तो रोक लूँगा। लेकिन यह है कि कोई भी बच्चा जो कि विद इन दीज ट्विन सिटीज़ रहता है और पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे ज़रूर बताइए। जो टेलीफोन नंबर मैं लिखने लगा हूँ अपना, इसको आप नोट कर लीजिए और मुझे वॉइस मैसेज करें, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। 9323534 और 0300 से इस पर व्हाट्सएप ऑन है। जिन बच्चों के पेरेंट्स को शिकायत है कि उनके बच्चे बिहेव अच्छा नहीं कर रहे, उनको तंग कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे, डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रहे, घर वालों को उन्होंने जिच कर रखा है, मुझे एक दफ़ा बताएं ज़रूर। मैं उन बच्चों को स्कूल खुले ना खुले उन्हें ज़ाती हैसियत में यहाँ बुला लूँगा और उनको अपने पास बिठाऊँगा। उस वक्त तक उनको यहाँ रखूँगा जब तक कि वो बिहेव अच्छा ना करना शुरू कर दें और पेरेंट्स को तंग करना ख़त्म ना कर दें, बल्कि पेरेंट्स के लिए मुफीद ना हो जाएँ। आप सिर्फ मेरी ये बात उनको सुनवा दें, उसके बाद देखें क्या असरात मुरतब होते हैं कि बच्चा जो है वो कहेगा कि मैं आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्योंकि बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं, बच्चे मेरी बात बहुत मानते हैं। आप बच्चे को मेरी ये वीडियो दिखाइए जिससे कि पेरेंट्स
कहते हैं कि बच्चा तंग करता है, वो आज के बाद तंग नहीं करेगा। अगर करे तो ये नंबर है, बस मुझे कॉल करें और फिर उसके बाद देखें कि बच्चा किस तरह से ठीक होता है। तो जनाब, मैं अपने बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बेटा और मेरी बेटियाँ मेहनत करेंगी, कोशिश करें कि आप पेरेंट्स के लिए मुफीद हों और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत का ख़ात्मा, इस वबा बला का ख़ात्मा कर दे और हमारे अदारे फिर से ऑन हो जाएं और आपकी स्टडीज़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए और आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके पेरेंट्स को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द ये वबा ख़त्म हो और जल्द हम फिर एक दफ़ा दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू थर्ड HOD क्लास ऑफ 9th। बेटा, हमने आपको पहली 2 HOD क्लास में जो है चैप्टर नंबर जो है 5 और चैप्टर नंबर जो है वो 10 जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसका जो टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह सर अफजाल आपको जो है वो पूरे जो टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो आपको मैसेज करेंगे और वो हमारा जो सिलेबस होगा वो चैप्टर नंबर 5 और 10 होगा। ये बात मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, लेकिन ये सर अफजाल पहले आपका टेस्ट ले चुके होंगे, वो व्हाट्सएप पे आपको बताएंगे। तो हमारे 2 चैप्टर का टेस्ट होगा और अभी जो हम थर्ड HOD में पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर जो है वो 7 है और चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 7 की 2 एक्सरसाइज हैं और चैप्टर नंबर 11 के 2 थ्योरम हैं। और जो नेक्स्ट HOD होगी 4th, उसमें चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आपकी 4 HOD में, टोटल 4 HOD में 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी इस तरह ऐसा ऐसा चले जाएंगे। उम्मीद है कि स्कूल जो है वो जल्दी खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएँ तो बहारें भी इंशाल्लाह करलोड कॉलेज में दोबारा वापस आ जाएंगी। स्टूडेंट से ही जो है हमें भी खुशी मिलती है और आप लोग भी ज़ाहिर बात है अब घरों में रह के जो है वो थोड़ा सा वो नीचे कहते हैं कि निढाल हो गए होंगे, परेशान हो गए कब स्कूल खुलेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है स्कूल जब बंदा जाता है तो ज़ाहिर बात है बंदा आना है, जाना है, एक एक्टिविटी होती है, लेकिन घर में बंदा जो है सुस्त हो जाता है। लेकिन आपने सुस्त नहीं होना बेटा, आपने अपने जो है सब्जेक्ट को जो है पूरा टाइम देना है। इसलिए हमने आपकी जो HODs हैं उसमें जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो डे वाइज हमने किया है कि आपके जो पहले 5 दिन होंगे उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे और अगले जो 5 दिन होंगे उसमें भी 3 सब्जेक्ट होंगे, ताकि आप हर सब्जेक्ट को तकरीबन 1-1 घंटा दें। तो मॉर्निंग टाइम भी 3 घंटे पढ़ें और शाम को भी 3 घंटे पढ़ें, तो 6 घंटे अगर आप रोज़ाना पढ़ें तो आपका काम जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको अपने जो है वो स्कीम की तरह ले जाता हूँ कि हमारी स्कीम क्या है। हमारा जो थर्ड HOD है वो 15 जून से लेकर 27 जून तक होगी और उसमें हमारे पास जो वर्किंग डेज़ हैं वो हमारे सिर्फ 5 हैं, जिनमें पहले 5 दिनों में हमने मैथमेटिक्स करना है। ये जो लिख दिया मैंने, मैथमेटिक्स और आर्ट्स वालों का जनरल मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आर्ट्स वालों का सिविक्स, कंप्यूटर बायो और आर्ट्स वालों के इलेक्टिव पहले 5 दिनों में। और अगले जो 5 दिन है उसमें केमिस्ट्री और आर्ट्स वालों का जनरल साइंस, इंग्लिश और उर्दू। जो हमारे पहले 5 वर्किंग डेज़ हैं 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून और 20 जून, ये हमारे पास 5 वर्किंग डे। उसमें 19 जून जो है फ्राइडे, उसमें आपका ऑफ होगा। तो ये पहले 5 दिनों में जो है हम आपको मैथमेटिक्स का काम कराएंगे। सिलेबस मैंने बता दिया है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और थ्योरम जो है 11.1 और 11.2 होगा। आइए हम डे फर्स्ट की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, हम अब डे 1 की तरफ चलते हैं। हमारा डे 1 का जो सिलेबस है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। चैप्टर नंबर 7 हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये चैप्टर का जो नाम है वो इक्वेशन और इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ भी कह सकते हैं। इक्वेशन वो होती हैं जो इक्वल का साइन जिसमें हो, और इनइक्वालिटीज़ वो होती है जिसमें लेस आर इक्वल हो, ग्रेटर आर इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है। इसका मतलब ये कि इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको एलसीएम भी ले सकते हैं, उसको एलसीएम का जो हमारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है इसमें, और x को अलहदा करना है और कांस्टेंट को अलहदा कर देना है। तो यहाँ पे लिखे है हमारे पास, देखें यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 2 है, इसका x के नीचे 1 डाल दें तो ये 6 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग एलसीएम 6 ऑन बोथ साइड, यानी कि जो एलसीएम निकालेंगे उस एलसीएम को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को भी 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे। अब जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर देंगे, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये 6x वैसे का रहेगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 टाइम 4x - 6x इज इक्वल टू 6x + 1 आ जाएगा। अब 4x - x क्या हो जाएगा, 3x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x + 1। अब हमारे पास x इकट्ठा कर दें, ये 6x इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, -x - 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
अब क्या हो जाएगा, x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 1। x हमने फाइंड करना है तो 1, ये 5 माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 5। तो वी कैन राइट 1 ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट होगा। और ये सवाल जो हैं आपने 6 में और 7th की एक्सरसाइज में आपने की हुई हैं, ये आसान ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। अब सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें भी वही बात, इसका एलसीएम वही बात 6 आ रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एलसीएम 6 ऑन बोथ साइड। इस फ्रैक्शन को भी 6 से, इस फ्रैक्शन को भी 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा x माइनस 3, ये 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, और ये 6 माइनस 6। अब 2x माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस x, 6 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर जो हमारे पास है वो 3 है। अब 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1 ओवर 3 1 माइनस 6x ओवर 2। अब इसमें भी वही बात देखो, इसमें सवाल बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म मजीद, अब बोले 2 में 2 इधर थे 2 इधर थे, अब 3 3 आ गए। पोजीशन वही है कि हमने इसको क्या करना है, फ्रैक्शन को पहले ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करना है, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम से हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद क्या है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर 2x हो जाएगा माइनस 1 ओवर 12, क्योंकि 1 1 टाइम 1 हो जाएगा 2 6 टाइम 12 इज प्लस 2/3 5/6 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 माइनस 6x, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 6x और 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाइंग एलसीएम 12 ऑन बोथ, यानी कि इसका एलसीएम क्या आता है, 6 है, इधर भी 6 है, इधर 3 है, इधर 12 है, इधर 2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम हर नंबर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, हर फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे, 2 6 टाइम 12 6x आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल 1 आ जाएगा, 3 4 टाइम 12 4 2 टाइम 8 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 6 2 टाइम 12 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, 6 2 टाइम 12 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 6x, ये लिख दिया 2 इंटू 1 माइनस 6x। अब आगे चलें, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 8 में 1 निकालें 7, और ये 10 प्लस 2 1 2 और 2 6 टाइम 12 हो जाएगा माइनस। अब 6x प्लस क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए, प्लस 12x हो जाएगा। अब 12 अपनी जगह पे है, 10 और 2 12 प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। तो अब 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ओवर क्या हो जाएगा 18 डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा 5 ओवर 18। अब इस तरह आपने जो है 4 पार्ट 5 पार्ट खुद करना है, उसी तरह ही है 6 पार्ट देखें हम। अब x ओवर 2 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। अब इसमें वही बात, इसको हम लिखेंगे तो 2 इसे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे। अब इसमें देखो फ्रैक्शन में 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, तो इसका जो एलसीएम होगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एलसीएम 3 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड, हर फ्रैक्शन को 3 इंटू एक्स माइनस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 2 एक्स माइनस 2 इससे कैंसिल, तो सिंपल x बच जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 टाइम 6 इंटू एक्स माइनस 2, और ये 3 एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, 3 इंटू 2x 6x। अब x इज इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 6x, 6x ये खत्म हो जाएगा तो माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 12। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको 9th क्लास की 3rd HOD में वेलकम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो आप अपने घर में जो है वो पढ़ रहे होंगे, और ये अब अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो आपको देख रही है। तो ईमानदारी के साथ आप अपना जो है वो रोल प्ले करें, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों का जो है वो जो सिलेबस अभी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत एक शॉर्टली जो है, हो सकता है कि हम रिवाइज़ करें लेकिन वो फिर बहुत शॉर्टली होगा, फिर उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, अपने टीचर्स की बात को मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों ने तैयारी करनी है, और कमिंग डेज़ में आप लोगों का एक HOD का जो है वो मंथली टेस्ट भी आना है, जो 10 से 15 जून के दरमियान में होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और वो अगर आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 था तो चैप्टर नंबर 6 उसमें शुमार किया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 वो आपकी एक HOD का जो है वो चैप्टर था।
अब जो थर्ड HOD में है वो आप लोगों का जो सिलेबस 7th चैप्टर का जो आखिरी 4-5 क्वेश्चंस थे वो, और उसके साथ जो है वो चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स वो उसमें शामिल होंगे। तो ये थर्ड HOD का सिलेबस है। तो मैं आपको डे वाइज जो है वो स्कीम की तरफ ले चलता हूँ। ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 15 जून से लेकर ये 1 2 3 4 और ये फ्राइडे इसमें ऑफ है, फिर और ये 5 और फिर 6 जो आपका ये 5 और ये फिर ये 6 आप लोगों का जो संडे है वो भी ऑफ है। फ्राइडे और संडे जो है वो आप लोगों ने वही पढ़ना होगा जो इन डेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब जो लेक्चर फिज़िक्स का अगर वहाँ पर साइट में लगाया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, उसमें डे वाइज आपने तैयारी करनी होगी। मतलब डे 1 है तो उसमें जितने क्वेश्चन उसमें पढ़ाए गए होंगे बस आपने वही तैयार करना होगा उस दिन बस। फिर डे 2 अगले दिन खोलेंगे, फिर डे 3 उससे अगले दिन खोलेंगे। इस तरह आपने उसकी तैयारी करनी है। डे 1 में आप लोगों के 7 चैप्टर के आखिर में जो तकरीबन आपका क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होगा, वो पहले एक दिन में 1-2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी इंशाअल्लाह ताला। और फिर डे 2 में उससे अगले 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। फिर उससे अगले डे 3 में फिर जो है वो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करा दूंगा अभी जब आपका लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा। तो डे 3 में आपके न्यूमेरिकल्स होंगे 4, फिर उससे अगले डे 4 में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होंगे इंशाअल्लाह ताला 5 6 7 8 और तकरीबन 9 तक होंगे। और 9 से फिर आगे जो है वो 12 हैं। तो 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ये डे 5 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो जो जितने मैंने क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आपने तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। फ्राइडे और संडे जो है वो आप लोगों ने इन्हीं डेज में जो कुछ पढ़ा होगा उनको रिवाइज करने के लिए आपको ये 2 दिन ऑफ जो है वो इसीलिए आपको मिले हैं। तो ये आप लोगों की जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी डे वाइज है, ठीक है। 15 जून से लेकर आपका तो है वो 20 जून है, उसमें 19 और 21 जो है वो बीच में से एक उस वीक के ऑफ है। ठीक हो गया, थैंक यू। अब हम चलते हैं डे वाइज आपका सिलेबस जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, डे 1 आपका जो है वो इसमें चैप्टर नंबर 7 हम अब पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था पिछली HOD से हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था और उसके तकरीबन हम एंड में पहुंचे हुए थे। और क्वेश्चन नंबर आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो डेफिनेशंस हैं। इलास्टिसिटी जो है वो लचक, इसको उर्दू में लचक कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या जो है वो टर्म्स हैं। पहले तो हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। उर्दू में इसको लचक बोलते हैं और इंग्लिश में जो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ यूँ करते हैं: द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब ये किसी भी जिस्म की वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो अपनी जो ओरिजिनल शेप और साइज़ होती है उसको दोबारा से हासिल कर ले, रिगेन कर ले। तो ये उसकी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। ये कुछ मटेरियल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, रबर में होती है। ठीक है, रबर को आप जितना भी खींचें और जब आप छोड़ेंगे, जब आप खींचेंगे तो उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे कि ये इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है। ठीक है, और जहाँ पर आपने उसको सीज़ कर दिया, सीज़ का मतलब है वहाँ पर आपने उसको रोक दिया कि यहाँ पर अब आपने इसको रोका है, ठीक है, फोर्स को, तो वो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ये चीज़ उस बॉडी की क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज़, जो उसकी साइज़ है, जैसा कि कोई स्प्रिंग है उसकी ओरिजिनल साइज़ है। ठीक है, आपने उसको दोनों हिस्सों से जो है दोनों सिरों से पकड़ के खींचा दोनों तरफ, या फिर एक सिरे को आपने कहीं बांध के और दूसरे सिरे से आपने उसको खींचा। ठीक है, तो ये उसकी ओरिजिनल साइज़ या शेप में जो है वो तब्दीली आई। ठीक है, और जहाँ तक आप फोर्स को लगा कर ले गए उस स्प्रिंग को, ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी जो आप फोर्स लगा रहे हैं।
और जहाँ पे आपने उसको रोका उस फोर्स को, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने उस बॉडी को छोड़ा, उस स्प्रिंग को छोड़ा या उस रबड़ को छोड़ा, तो वो वापस पलटेगी अपनी ओरिजिनल शेप या साइज़ की तरफ। ये चीज़ क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, जिसको हम उर्दू में लचक कहते हैं। स्ट्रेस क्या चीज़ है, अब देखो, अब मैंने अभी आपको इलास्टिसिटी में बताया कि जब आप कोई फोर्स लगाते हो किसी एरिया पे, ठीक है, आपने एक स्प्रिंग के एक एरिया पे जो है वो फोर्स लगाई, उसको खींचा, ठीक है, जब आपने उसको खींचा राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे या फिर उसको ऊपर कहीं किसी जगह पर बांध के और नीचे की तरफ खींचा, तो ये आपने फोर्स लगाई है उस यूनिट एरिया पे, उस स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, ये प्रेशर से मिलती जुलती टर्म है, लेकिन प्रेशर और इसमें फ़र्क ये है कि प्रेशर जो है वो किसी भी यूनिट एरिया पे जब फोर्स लगती है तो वो परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस जब वो 90 एंगल पे जब वो फोर्स लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जबकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस ऐसे भी हो सकता है कि आप 90 एंगल पे किसी उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पे, ठीक है, या फिर आप उस बॉडी को खींच रहे हैं, या फिर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। तो ये सारी जो आप काम करते हैं, तो ये सारे क्या किस में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। ये देखिए, उसका फार्मूला भी बिल्कुल प्रेशर वाला ही है। देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स आपके पास की इसकी यूनिट अगर आप लिखेंगे तो फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, ये यूनिट ऑफ स्ट्रेस है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन अब आपके पास जब आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगा के एक स्प्रिंग की शेप में तब्दीली आप लेकर आ गए, ठीक है, अब आपने यहाँ से उसको छोड़ा, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन करेगा। जब आपने उसकी ओरिजिनल लेंथ में फोर्स लगा के तब्दीली की, ठीक है, तो डेल्टा एल टाइम डेल्टा ये एक सिंबल है जो कि तब्दीली के लिए, चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपने उसकी एक्चुअल लेंथ को तब्दील किया और उसकी लेंथ में आप तब्दीली लेकर आए, ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो होती है वो स्ट्रेन कहलाती है। आपने फोर्स लगाई एक स्प्रिंग के ऊपर और उसको खींचा, जहाँ तक आप उसको खींच के ले आए, लेकिन उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए, मतलब ऐसे नहीं खींचा कि स्प्रिंग को बिल्कुल ही ढीला कर दिया या रबर को तोड़ दिया। इन दोनों चीज़ों में एक की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये दोनों की मिसाल आप अपने जहन में इमेजिन करें कि आपने उसको खींचा, लेकिन ऐसे खींचा कि आपने उसको लिमिट के अंदर रहते हुए खींचा है, ऐसे नहीं खींचा कि उसको तोड़ ही दिया या उसको ढीला कर दिया। तो वो आपने उसकी शेप पे तब्दीली लेकर आए, ये डेल्टा एल हो गया। ठीक है, जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ जाएगी, उसको रीगेन करेगी। तो जो चेंज इन लेंथ होती है डेल्टा एल, और उसको जब आप डिवाइड करते हैं एक्चुअल लेंथ के साथ, तो ये आपके पास उस बॉडी का स्ट्रेन होता है। उस बॉडी के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस दबाव होता है, और स्ट्रेन जो है वो एक ऐसी खसूसियत को कहते हैं कि वो जिस्म अपनी शेप को, अपनी जो एक हालत है पहले जो उसकी अपनी असल हालत थी, उसको दोबारा से हासिल कर लेता है। लेकिन उसमें फिर आप मैथमेटिकली जब आप लिखेंगे तो जो आप लेंथ में तब्दीली लेकर आए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। अब ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी यूनिट मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिकदार होती है, लेकिन इसकी कोई साथ में कोई डायरेक्शन, जिसको आप मिकदार के अंदर जो एक यूनिट होती है वो नहीं होती, ये यूनिट लेस होती है। बिकॉज ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। टेंसाइल स्ट्रेन एक ख़ास किस्म का स्ट्रेन जो है वो होता है, वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है कि इफ़
स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, एक दबाव आपने किसी भी या खिंचाव आप लेकर आए हैं किसी बॉडी के अंदर और उसकी लेंथ में तब्दीली आई है, देन द स्ट्रेन, जो उस बॉडी का स्ट्रेन होगा वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगा। ये स्ट्रेन उसका क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then the strain is called tensile strain. Next question है Hooke's law. What is Hooke's law? What is meant by elastic limit? ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो ये जो साइंटिस्ट था हुक, उसने जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक दूसरे के साथ जो एक प्रोपोर्शनैलिटी थी उसको उसने एक्सप्लेन किया। Within elastic limit, the strain is directly proportional to stress, or ratio of stress to the strain is equal to constant. It is called Hooke's law. क्या मतलब है कहने का? आप किसी भी स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसको जब आप खींचे तो ये ख्याल रखें कि वो ढीला ना हो जाए, स्लिंक ना हो जाए, स्लिंकी ना हो जाए, ठीक है? वो ढीला हो गया तो वो वापस अपनी पहली वाली शेप में नहीं आ पाएगा। अक्सर जो नरम सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि जब उनको खींचा जाता है तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ स्टिफ स्प्रिंग की। ये जो सख्त किस्म के स्प्रिंग होते हैं उसमें आपको ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली नज़र आएगी, लेकिन एक बात है कि उसमें भी एक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, क्योंकि उसकी एक लचक की एक हद होती है कि जब आप उसको खींचते हैं तो वो अपनी शेप और साइज में दोबारा वापस आ सके, रिस्टोर कर सके, वो लिमिट कहलाती है। उस लिमिट में रहते हुए जो लेंथ में तब्दीली आएगी, स्ट्रेन, वो स्ट्रेन जो है वो हमेशा डायरेक्टली इक्वल होगा टू स्ट्रेस। मतलब जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन होगा, ठीक है? आप जितना उसको खींच के जाएंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो रिगेन करेगा इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। या फिर उसको आप ये कह सकते हैं कि रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो हमेशा जब आप स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा मुस्तकिल रहेगा। मुस्तकिल रहने का मतलब ये है, कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन होगा, और अगर खुदा न ख्वास्ता वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फिर स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन उसमें नहीं रहेगा। वो स्प्रिंग या रबर टूट जाएगा या स्प्रिंग जो है वो स्लिंक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास हुक्स लॉ कहलाती है कि लिमिट के अंदर रहते हुए जो तब्दीली लेंथ में आएगी वो बराबर होगी उस स्ट्रेस के, उस दबाव के या खिंचाव के जो उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा। या फिर इसका एक और सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है कि रेशो ऑफ स्ट्रेस, मतलब आप स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर दें। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट होगा, वो हमेशा यही रहेगा। अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन होगा। इट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। ये मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके ये हुक्स लॉ जो है वो समझाया। ऊपर वाले एक क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ये देखें, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, ये यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है? जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल लगेगा और प्रोपोर्शनल के हटने के बाद ये कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन वैसे का वैसे लिखेंगे। या फिर अगर आप ये देखें, ये स्ट्रेन यहाँ से आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ मैटर। ये मेटल पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है? आप किसी वायर को पकड़ के प्लास की मदद से और दोनों तरफ से आप उसको खींचते हैं तो एक हद तक उसको खिंचाव आता है, फिर उसके बाद ये होगा कि वो हो सकता है टूट जाए, ठीक है? या फिर आप रबड़ का इस्तेमाल करते हैं,
ये भी एक मैटर की एक जो है वो एक स्टेट है, और या फिर आप मेटेलिक स्प्रिंग यूज़ करते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ मैटर पर जो है वो हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। इलास्टिक लिमिट को मैंने आपको बड़ा उर्दू में बड़े तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि इलास्टिक लिमिट होती क्या है। मतलब ये एक ऐसी हद है कि जब आप किसी स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, एक स्टिफ स्प्रिंग लेते हैं और उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी फोर्स लगाई जाए जो किसी बॉडी की शेप या साइज में तब्दीली ले आए, ठीक है, उसको टोटली चेंज कर दे, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर और उसको जब आप एक जगह पे आके उस फोर्स को रोकते हैं और वहीं से आप उस बॉडी को छोड़ते हैं, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को या साइज को रीगेन कर दे, ये लिमिट होती है। मतलब ये अभी इस बॉडी की लिमिट मौजूद है, इसमें इलास्टिसिटी अभी मौजूद है। जब आप उसको उस हद से बाहर लेकर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो स्प्रिंग स्लिंक हो जाए। ये जो ढीला हो जाता है, जो अपनी शेप या साइज को रीगेन नहीं कर पाता, इस स्प्रिंग को हम स्लिंकी कहते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग। ऐसा स्प्रिंग जो है वो ढीला हो चुका होता है, वो अपनी इलास्टिक लिमिट से भी निकल चुका होता है। तो द लिमिट ऑफ स्ट्रेस विद इन विच ऑब्जेक्ट कैन रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप वेयर फोर्स रिमूव्ड, जहां पर फोर्स रिमूव हो और स्ट्रेस आप अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो अपनी ओरिजिनल शेप को हासिल करे, रीस्टोर कर सके, वो आपके पास इलास्टिक लिमिट कहलाती है। व्हेन स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट इट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। जब वो उस लिमिट से निकल जाता है तो यही उसकी क्या कहलाती है, लिमिट होती है। उसके बाद वो ढीला होगा और फिर मजीद खींचेंगे तो वो टूट भी सकता है। ये एक छोटा सा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को देखिए। एक्सटेंशन है स्प्रिंग की और यहाँ से फोर्स है। जैसे जैसे फोर्स को आप बढ़ा रहे हैं यहाँ से एक्सटेंशन भी हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस ग्राफ का जो है वो लेवल चेंज होता है। देखें, यहाँ से वो यूं कर्व आ रही है, ये जो कर्व का पहला पॉइंट है ना, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। बस इसके बाद आगे इसको आप लेकर जाएंगे तो ये वापस इस शेप में नहीं आ पाएगा जो उसकी ओरिजिनल शेप होगी। इसके बाद अगर आप मज़ीद उसको और ज़्यादा खींचेंगे तो ये वो पॉइंट है जहाँ से वो ब्रेक होगा, ये वो पॉइंट है, ठीक है। इसको हम इलास्टिक, इसको यील्ड भी कहते हैं, इलास्टिक यील्ड, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीस्टोर ना कर सके, ठीक है, और वो स्लिंक हो जाए और मज़ीद जब आप उसको खींचें तो वो ब्रेक हो जाए। ये वो ग्राफ है जो फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 9th, welcome to third class of HODs for the subject of biology. सबसे पहले आपकी थर्ड क्लास ऑफ HODs में जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो डेज़ मुख्तस किए गए हैं थर्ड क्लास ऑफ HODs के लिए वो 15 जून से 27 जून तक है, और आप बायोलॉजी का स्टूडेंट सिलेबस कवर करेंगे 15 जून से 20 जून तक, जैसे कि रेड बॉक्स में आपके सामने मार्क किया हुआ है, डे 1 to डे 5। और फ्राइडे को हमने स्किप किया है, जिस तरह कि आपकी क्लासेस में भी होता था कि फ्राइडे को हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ में इंक्लूड नहीं करते थे। हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स है। ये न्यू चैप्टर है, हमने लास्ट HOD क्लास में चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, तो अब 7 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसके मेन टॉपिक्स या कंटेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ ATP, और उसमें सब टॉपिक हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ATP द सेलुलर एनर्जी करेंसी, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन। देखते हैं कि आज हम इनमें से कितने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं।
चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का देती हूँ। जिस तरह के आप प्री 9th में भी बायो को पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़। हर सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और आप ये भी जानते हैं कि सेल इज़ एन ओपन सिस्टम, मटीरियल्स आर कॉन्टीन्यूसली एंटरिंग एंड लीविंग द सेल टू सस्टेन मेटाबॉलिज्म। आपका सेल एक ओपन सिस्टम की तरह है, बहुत सी चीज़ें सेल के अंदर जा भी रही हैं और बहुत सी चीज़ें सेल से बाहर भी आ रही हैं, जैसे कि फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनसाइड द सेल एंड वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कमिंग आउट ऑफ द सेल। डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जन्स आर ऑल्सो अकरिंग। इन प्रोसेसेस के दौरान बहुत सी एनर्जी चेंजेस भी होती हैं सेल के अंदर। बहुत से प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है और बहुत से प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी चेंजेस इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। इन एनर्जी चेंजेस की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? बायो एनर्जेटिक्स। तो ये जो चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स है, इसमें हम देखेंगे कि इन प्रोसेसेस के अंदर कौन सी एनर्जी चेंजेस हो रही हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड into two major types on the basis of energy requirements। और ये जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है, इसमें दो बेसिक प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस वो होता है जिसको एनर्जी चाहिए होती है, दोज प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी। वो प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उनको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और वो प्रोसेस जो कि एनर्जी जिनको रिक्वायर होती है, जो गेन करते हैं, उनको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपके सेल्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उसमें किस तरह की एनर्जी चेंजेस हो रही हैं। तो बेसिकली इसमें हम दो कैटाबॉलिक प्रोसेस को एक कैटाबॉलिक प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे और एक एनाबॉलिक प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। कैटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पायरेशन एंड एनाबॉलिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। Students, now I am going to start your task for the day 1। और डे 1 में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक की तरफ आने से पहले आपको बायोलॉजी में एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में होने वाले तमाम रिएक्शंस का मजमुआ क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। आप जब खाना खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, वहाँ बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आपके तमाम जो सिस्टम्स हैं, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उनके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनमें बहुत से प्रोसेसेस और रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन तमाम रिएक्शंस का सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी तरह के भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन लाइफ, ज़िंदगी को चलाने के लिए, लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। आगे हम देखते हैं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस की डिटेल क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म की दो फर्दर सब टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Anabolism, it is a type of biochemical reaction in which smaller molecule join to form large molecule। जब छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, जैसे आप देखिए कि एक दीवार बनती है। अब ये बायो की एग्जांपल नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक दीवार बनती है छोटी छोटी ईंटों को मिला के। तो जब छोटे छोटे सब यूनिट मिलकर एक बड़ा घर बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग या घर बना देते हैं। तो इसी तरह बायो में छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। जिस तरह के अब मैं कहूँ कि अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड को जोड़ के एक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती है, दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। ये एक सबसे बड़ी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो सकेगा। एनाबॉलिक प्रोसेस की एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो कि आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में। कैटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस। इसमें ब्रेक डाउन हम करते हैं, तोड़ते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फूड आप जो खाते हो, फूड यू ईट, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है और ब्रेक डाउन होती है, कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल में कन्वर्ट होती है। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी, और इस प्रोसेस में जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और इसकी एक एग्जांपल आपके पास क्या है? रिस्पायरेशन। तो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स पे जाने से पहले
हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो वो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज कौन सी हैं। ऑल लिविंग सेल एग्जिबिट सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने पीछे भी एक दो स्लाइड्स में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल एंड न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। सेल के अंदर ही बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं और स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल मिलकर लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इन तमाम प्रोसेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी ड्राइव्स ऑल दीज प्रोसेसेस इन अ सेल। तो अब देखते हैं कि सेल में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी टाइप की एनर्जीज होती हैं। बेसिक 2 टाइप्स की एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। जो भी मूवमेंट होती है या एक्टिव एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है एक सेल से दूसरे सेल में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है जो केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है और इट इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस, और ये स्टोर्ड होती है। जैसे आपके पास पैसे हों, एक पैसे वो हैं जो आपने अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं जो एक्टिव मनी है जिससे आप चीज़ें खरीदेंगे, और एक वो है जो बैंक में आपने रखी है, आपकी सेविंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप समझ लो कि ये सेविंग है। इट इज़ रिलीज्ड एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक, और ये उस वक्त रिलीज़ होती है। और जब ये रिलीज़ होती है तो ये किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ के प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कितनी फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्टिव एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, और जब ज़रूरत होती है तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन पे आप आते हैं। चैप्टर का टाइटल था बायो एनर्जेटिक्स। अगर आप इस वर्ड को तोड़ें तो ये हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। बायो मीन लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी चेंजेस। Bioenergetics is the study of the energy relationships and energy transformations. Transformation mean conversion in living organism. एक form of energy दूसरे में convert होती है, like kinetic potential में convert होती है या potential kinetic में convert होती है। तो जितनी भी energy conversions हो रही होती हैं, transformation हो रही होती है, इन दोनों का मतलब है changes। जो जितनी भी energy changes होती हैं वो हम किस branch के अंदर study करते हैं? Bioenergetics। बायो एनर्जेटिक्स का ये चैप्टर है हमारे पास। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी हमें मिलती कहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए एनर्जी सोर्स क्या है तो आप क्या कहेंगे? फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जब बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं तो आप अगर कोई चीज़ खाते हैं तो आप फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। लेकिन क्या होता है, वो फूड कैसे आपको एनर्जी देती है या एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। जो खुराक वो खाते हैं उसको जब वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उन्हें एनर्जी मिलती है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपकी फूड, आपकी खुराक। फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड। फूड जो है ज़ाहिर है कि वो केमिकल से बने हुए ना, एटम्स हैं उसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ रिलीज, और वो एनर्जी फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए यूटिलाइज होती है। फॉर एग्जांपल सांस लेने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, पढ़ने के लिए, वही सारी एनर्जी आप यूटिलाइज करते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या है। वाइल द रेस्ट एस्केप एज हीट। अब वो सारी की सारी कन्वर्ट नहीं होती, उसमें से कुछ वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और कुछ यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो कि एटीपी है। मतलब यहाँ पे एक मैसेज हमें ये मिलता है कि द फूड वी टेक, जो खुराक हम लेते हैं वो सारी की सारी 100% यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। इसी तरह जो एटीपी में एनर्जी कन्वर्ट होती है उसको भी वापस हम लाइफ एक्टिविटी के लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फूड जो हम लेते हैं वो सोर्स है एनर्जी का। फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी।
जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो रिलीज़ होती है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी में। उसका कुछ हिस्सा हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा ATP मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए काम आता है, और जब हमें दोबारा ज़रूरत होती है तो इस ATP को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, और इस तरह हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को सस्टेन करते हैं। अब ये जो एनर्जी चेंजेस होती हैं इनमें दो बेसिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लकीली आपका जो केमिस्ट्री का 3rd HOD का लेक्चर होगा उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेसेस ही मैंने आपको पढ़ाने हैं चैप्टर 7 में, तो आपको ये दोनों टर्म्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये जो एनर्जी चेंजेस होती हैं, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। For all life processes, oxidation reduction reaction are the direct source of energy. तमाम लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए कौन से रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि सोर्स है एनर्जी का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। ऑक्सीडेशन, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। ऑक्सीडेशन तब होती है जब कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। वाइल इन रिडक्शन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन का रिवर्स है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज रिएक्शन ऑलवेज रन साइमल्टेनियसली एंड आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर कहीं ऑक्सीडेशन होगी तो उसके साथ रिडक्शन भी होगी, इसलिए इनके लिए हम एक कंबाइंड टर्म यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज होगी तो उसके साथ दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होगी। तो अब मैं अगर इसको सिंपल स्टेटमेंट आपको बताऊं तो मैं आपको ये पढ़ाना चाह रही हूँ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम ऑक्सीडेशन है, और ये दोनों टर्म्स जब कंबाइन होती हैं किसी रिएक्शन में तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास एक डायग्राम है जो इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, आप समझें कि आपके पास एक A एलिमेंट है या A मॉलिक्यूल है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे A की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं वो किसने गेन किए हैं, B ने। यहाँ पे देखिए B के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब ये चेंज हुआ है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो A ने लूज़ किए हैं वो किसने गेन किए हैं, B ने। तो A जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और B की क्या हुई है, रिडक्शन। क्योंकि दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। तो बात आपको समझ आई कि अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वही इलेक्ट्रॉन दूसरा मॉलिक्यूल गेन करता है। सो वी कॉमनली रेफर दैम और कलेक्टिवली वी रेफर दैम एज रिडॉक्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन आपको बताई थी और अब डायग्राम के थ्रू आपको ये मैंने एक्सप्लेन भी किया। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का हमें क्या फ़ायदा है। The processes involved in energy flow, the various life processes in organisms involve constant flow of energy। बहुत सारे जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें एनर्जी फ़्लो करती है, कहीं में हाई लेवल से लो में फ़्लो करती है, कहीं में काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेज द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी लाइक। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो एनर्जी मिलती है उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बॉडी में ग्रोथ के लिए। आपकी, जैसे आपने नोट किया ना, अपनी बचपन की पिक्चर्स देखी होंगी, आप छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है। इसके अलावा मूवमेंट के लिए जब आप चलते हैं आपकी लेग्स मूव करती हैं, आपकी आर्म्स मूव करती हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स मूव करते हैं। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए जब ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इनको क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, रिडॉक्स प्रोसेस के ज़रिए से। और रिडॉक्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब इसको और सिंपल बनाते हैं स्टेटमेंट को। द फूड यू गेन, जो फूड आप लेते हैं जो आपके लिए एनर्जी सोर्स है, जो ब्रेक डाउन होता है ATP में कन्वर्ट होता है, वो बॉडी में किस लिए यूटिलाइज होता है, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए। और उसके अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपके लिए न्यू होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी सोर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है लास्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हाई एनर्जी लेवल पे है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है के शेल में है तो उसकी एनर्जी कम है, एल शेल में है तो एनर्जी ज़्यादा है, एम शेल में है तो एनर्जी और ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। वो हाई एनर्जी लेवल में मौजूद है या लो एनर्जी लेवल में मौजूद है, वो एक्साइटेड फॉर्म में है या डी एक्साइटेड फॉर्म में है, वो स्टेबल स्टेट में है या अनस्टेबल स्टेट में। इसके अलावा ये डिपेंड करता है उस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर कि उनकी अरेंजमेंट क्या है, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, लेकिन वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन की उस एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे और उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट पे जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। Redox reaction in living organism. In living organism, redox reaction involve the loss and gain of hydrogen atom. अच्छा, एक तो हमने पढ़ा कि redox reaction किस चीज़ का नाम है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिडक्शन है। इसी तरह हाइड्रोजन भी, अगर हाइड्रोजन गेन करेंगे तो रिडक्शन है। याद रखें, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज हाइड्रोजन एटम it actually loses the electron, and similarly when a molecule gains hydrogen atom it actually gains electron। क्योंकि आपको पता है ना, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन के लॉस का मतलब है, एक हाइड्रोजन के एटम को निकालने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, और इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है ऑक्सीडेशन। इस वजह से लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो अब तक अगर हम सम अप करें तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो मैंने आज आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं। डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स, ये इस वीडियो में भी मौजूद है, डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, आप इसको सुने और फिर इसको अपने वर्ड्स में लिखें। डिफाइन टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करें, एंड रोल ऑफ रिडॉक्स प्रोसेस इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको लेक्चर में, और ये आपकी बुक से हैं चीज़ें, कोई बाहर से नहीं है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक पे आपने रीडिंग भी करनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर भी मौजूद हैं पेज नंबर 117 और 18। आज के दिन का यही टास्क है कि ये इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस और टर्म्स को समझें और पढ़ें ताकि कल का लेक्चर आपको समझ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आपकी थर्ड HOD क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी थर्ड HOD क्लास जो है उसका आगाज़ होगा, जो कि फ़र्स्ट 5 डेज़ पे मुश्तमिल हैं, जो 15 जून से 20 जून तक के दरमियान में होगी। फर्स्ट डे जो है वो मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे और फिफ्थ जो है वो सैटरडे बनता है। कंप्यूटर साइंस में हम पहले अब तक चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम थर्ड HOD क्लास में चैप्टर नंबर 3 से इसका आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड HOD के डे 1 से जो है वो कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 से आगाज़ करते हैं। अपनी एज़ यूजुअल अपनी नोटबुक्स अपने सामने रखें, उसे अपने साथ साथ लिखना भी है और बाद में इसको याद भी करना है। जी स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम ऑफिस ऑटोमेशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन किसको कहा जाता है? इट इज़ यूज टू क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फॉर द बेसिक टास्क परफॉर्म्ड इन ऑफिस। इट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। यानी ऑफिस ऑटोमेशन उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, जैसे कि MS वर्ड की बात करें, MS एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको डेटा को क्रिएट करने, उसको स्टोर करने, उसको प्रोसेस करने, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए बड़े
जो है वो कारआमद होते हैं और ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिसमें हम चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं ऑफिस के लिए। तो उनको ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है या ऑफिस ऑटोमेशन भी कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिफाइन ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। द सिस्टम दैट फैसिलिटेट ऑफिस ऑटोमेशन इज नोन एज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो ऑफिस ऑटोमेशन को फैसिलिटेट करता है, आसानियाँ पैदा करता है, तो वो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर भी आता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी आता है और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप इसे सॉफ्टवेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। रन द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को रन करेंगे, यानी आप सीडी डालेंगे सीडी रोम में और उसका आइकन सामने आ जाएगा, उसे डबल क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपके पास मैसेज आएगा कि आप इसको रन करना चाहते हैं। आप जैसे ही रन का बटन दबाएंगे तो सेकंड ऑप्शन में पूछेगा इंटर द प्रोडक्ट की एंड क्लिक कंटिन्यू बटन। एक प्रोडक्ट की मांगेगा। याद रखें, जब भी हम बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी एक प्रोडक्ट की होती है जो कि आपके सीडी के रैपर पे जो है वो बैक साइड पे लिखी होती है। और कभी कभार सीडी के अंदर भी मौजूद होती है, बैक साइड पे नहीं मौजूद होती। कभी कभार सीडी को ओपन करते हैं तो एक साइड पे प्रोडक्ट की जो है वो पहले से ही इंस्टॉल करके उन्होंने रखी होती है। तो उस प्रोडक्ट की को आप जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप क्लिक कंटिन्यू, नीचे कंटिन्यू का बटन लिखा होगा। जब आप प्रोडक्ट की डालेंगे तब ये कंटिन्यू का बटन जो है वो हाईलाइटेड होगा और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नतीजे के तौर पे रीड द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। तो वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, सपोज़ कि हम ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सामने लाइसेंस पूरा आ जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सामने आ जाएंगी, जिसको आपने सिर्फ ओके करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद नतीजे के तौर पर क्या होगा, क्लिक द इंस्टॉल नाउ बटन टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल का बटन मौजूद होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन जो है वो सॉफ्टवेयर की शुरू हो जाएगी। प्रोग्रेस बार इंडिकेटिंग हाउ मच इंस्टॉलेशन हैज़ प्रोग्रेस विल अपीयर। दिस विल टेक टू सेवरल मिनट टू कंप्लीट। फिर सामने नीचे प्रोग्रेस बार सामने आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इंस्टॉलेशन होने में कितनी देर दरकार है और कितना टाइम आपका जो है वो बाकी है। वो साथ साथ वो आपको बताता जाएगा और कुछ मिनट जो है वो बताएगा कि इतने मिनट रहते हैं तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उसको सामने देखते रहेंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो क्लिक द क्लोज बटन टू एग्जिट द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। आप क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ये तरीक़ेकार है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। हाईलाइट द स्टेप्स टू ओपन द MS वर्ड प्रोग्राम्स। आप MS वर्ड प्रोग्राम्स को कैसे ओपन करते हैं? टर्न ऑन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करें। सबसे पहले क्लिक स्टार्टअप बटन। अगर आप जैसे ही डेस्कटॉप को पे जाते हैं, यानी कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है डेस्कटॉप पर जाते हैं, तो बिल्कुल इसके लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर स्टार्टअप बटन का निशान होता है, यानी बड़ा सा स्टार्ट लिखा होता है। जैसे ही आप उसके ऊपर पहुंचते हैं, क्लिक करते हैं, तो पॉप अप मेन्यू अपीयर हो जाता है, यानी जो एक ऊपर को उठते हुआ जो है वो एक फिगर सामने आती है। स्टार्ट का बटन दबाने पर एक पूरा पॉपअप मेन्यू जो है ऊपर की तरफ उठता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे आपने स्टार्टअप बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक ऑल द प्रोग्राम्स, उस पर सेकेंड ऑप्शन पे आ रहा होता है प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू डिस्प्ले द सब मेन्यू। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने एक और बार जो है वो अपीयर हो जाएगी और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सामने मौजूद होगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नतीजे के तौर पे MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 टू ओपन द वर्ड प्रोग्राम। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो के अंदर रहते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब आप वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्लोरर, ये तमाम जो हैं वो पूरी लिस्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद होती है। इनमें से कोई सा भी मॉड्यूल अगर आप ओपन करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ MS वर्ड के बारे में जो है ये बताया गया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे है। अगर आप साथ साथ कंप्यूटर पे भी साथ रख के या लैपटॉप सामने रख कर इसको देखते रहेंगे या उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपके लिए इन पॉइंट्स को लिखना भी आसान है और समझना भी इंतहाई आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। माई कंप्यूटर हैज़ द विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम, कैन आई इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इन इट। माई कंप्यूटर के अंदर अगर विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है तो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 on a computer on which the Windows XP operating system is installed। कतई तौर पर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये इस पर कंपैटिबल नहीं होती और इस वजह से ये Windows XP ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को इंस्टॉल नहीं करता। What is word processor? Word processor क्या है? And write some advantages of it over a typewriter। वर्ड प्रोसेसर क्या है और क्या एडवांटेजेस हैं कि हम वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करें और टाइपराइटर जैसी जो मशीन है उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करें, कीबोर्ड इस्तेमाल करें और वर्ड प्रोसेसर का मॉड्यूल जो है या सॉफ्टवेयर जो है उसको इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है वर्ड प्रोसेसर इज कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएशन ऑफ द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर जो है कि ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने, उसको बनाने में बड़ा कारआमद होता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। वर्ड प्रोसेसर अलाउज यूज़र टू डिलीट द मॉडिफाई द प्रिंट एंड द रीअरेंज द डॉक्यूमेंट विदाउट रीड टाइपिंग। वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये खासियत होती है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकता है, उसमें चेंजिंग भी कर सकता है, उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है, उसके लिखने के स्टाइल को मुकम्मल तौर पे तब्दील भी कर सकता है बग़ैर री टाइपिंग के, यानी बग़ैर किसी टाइप किए हुए इसको तब्दील भी कर सकता है। अगर आप कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पूरा सूट होता है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक एक्सप्लोरर है, ये तमाम चीज़ों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। इसकी एडवांटेज ये है कि वी कैन डिलीट द मिस्टेक्स, आप गलतियों को डिलीट कर सकते हैं। वी कैन चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द डिफरेंट फॉन्ट्स एंड डिफरेंट साइजेस, आप मतलब किस्म के फॉन्ट्स यानी लिखने के स्टाइल को बड़ा छोटा कर सकते हैं और स्टाइल अपना सकते हैं। अटैलिक में लिखें, बोल्ड में लिखें या मुख्तलिफ टाइम्स रोमन स्टाइल पे लिखें, जिस तरह मर्जी स्टाइल में आप लिखें। वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्यूचर एडिटिंग, और आप उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसमें कोई तब्दीली भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। वी कैन ईमेल इट, आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। एंड वी कैन नॉट डू टू द अबव टास्क ऑन टाइपराइटर, और ये बात बड़ी अहम है कि ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने एडवांटेज में पढ़ी, ये कोई भी टाइप राइटर के थ्रू जो है इसे का करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसको लिखेंगे भी, प्रैक्टिकली भी करेंगे और बाद में इसको याद भी करेंगे। यहाँ आपका डे 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, क्लास 9 इस्लामियात लाज़मी की तीसरी HOD के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आएँ चलते हैं आज के सबक के शेड्यूल की तरफ। तो ये टोटल वर्किंग डे है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ये 19 को फ्राइडे आ रहा है और इसमें छुट्टी है। गोया कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये आपको सबक पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो आए चलते हैं पहले दिन के सबक की तरफ। वो क्या है जी, मुश्किल अल्फाज, आयत नंबर 70 ता 75। आवव उन्होंने पनाह दी, इस्तनसरु उन्होंने मदद मांगी, उलुल अरहाम खून के रिश्तेदार, वलायतिहिम उनकी दोस्ती, उनकी रफ़ाकत। मश्क सवालात। सवाल नंबर 1, अल्लाह ने सूरह अनफाल की आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जवाब, इन आयात में, बल्कि आयत नंबर 70 में अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के कैदियों के बारे में इरशाद फरमाया कि उनसे जो फ़िदिया लिया गया है, अगर वो ईमान वाले बन गए तो अल्लाह ताला
उससे बेहतर बदला अता फरमाएगा और साथ साथ उनके सारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। ये आयत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दीगर साथियों के बारे में नाजिल हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप जानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ताला आपके इस्लाम को जानता है। बदर के कैदियों को हुक्म दिया गया कि तुम लोग फ़िदिया अदा करो तो तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कहा गया कि आप भी फ़िदिया अदा करें। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वो माल कहाँ है जो तुमने और तुम्हारी बीवी उम्मुल फ़ज़ल ने फ़लाँ जगह दफन किया था? हज़रत अब्बास हैरान रह गए और अर्ज़ की, आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, मेरे इस माल के बारे में तो मेरे और मेरी बीवी के अलावा और किसी को मालूम न था। चुनाचे आपसे 100 औक़िया सोना फ़िदिया लिया गया। सवाल नंबर 2, इन आयात में अल्लाह ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई? आपको पता है कि हिजरत तो मक्का से मदीना की तरफ जिन लोगों ने हिजरत की थी उनको मुहाजिर कहते हैं, और मदीना के अंदर रहने वाले लोग जिन्होंने उन मुसलमानों की मदद की थी उसको नुसरत कहते हैं। तो उनके बारे में ये बातें इरशाद फरमाई। हिजरत करने और ना करने और मदद करने और ना करने की बुनियाद पर इन आयात में मुसलमानों की अक़साम बयान की गई हैं। नंबर 1, मुसलमानों में से एक मुहाजिरीन हैं जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर अपने घर, माल, दौलत को छोड़ दिया और मक्का से मदीना हिजरत की। नंबर 2, मुसलमानों को वो जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद अंसार हैं जिन्होंने मक्का से आने वालों से मुसलमानों की मदद की, अपने घरों में पनाह दी और मुहाजिरीन के साथ मिलकर जिहाद किया, अल्लाह उसके रसूल की मदद की। इन दोनों ग्रोहों को कुरान करीम ने कहा ये एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी मुहाजिरीन और अंसार। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों ग्रोहों के दरमियान भाईचारा यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया, जिससे मुआखात, यह मवाखात नहीं है, मुआखात, मुआखात यानी मुआखात मदीना कहा जाता है। तीसरे वो कैटेगरी है मुसलमानों की, तीसरी वो किस्म, वो मुसलमान हैं जो ईमान लाए मगर उन्होंने हिजरत न की बल्कि वो अपने अपने इलाके में ठहरे रहे। सवाल नंबर 3, मिंदा जज़ील इबारात का मफ़हूम लिखिए, बल्कि मफ़हूम नहीं होगा बल्कि अब सिर्फ़ इसका तर्जुमा आपको कराया जाएगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। ये कौन लोग हैं? ये मुहाजिरीन हैं। वल्लज़ी